दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल की पृष्ठभूमि या फिर आदिकाल की परिस्थितियां भी आप कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगर पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियां, परिवेश, वातावरण इत्यादि चीज़ों को लेकर अगर आपके मन में शंका है, कोई भ्रम है, तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जिस पर मैंने ये बताया है कि पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियां दोनों में अंतर क्या है। अगर आपके परीक्षा में पृष्ठभूमि पूछे या फिर किसी भी काल की परिस्थितियां पूछे तो आपको उस प्रश्न से कैसे डील करना है, उस तमाम विधि को मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को एक बारी अवश्य देख लें, क्योंकि किसी भी प्रश्न के उत्तर से डील करने से पहले उस प्रश्न के उत्तर के विधि को आपको समझना होगा, उससे डील करने के तरीके को आपको समझना होगा, फिर उसके बाद आप आसानी से उस प्रश्न के उत्तर को लिख पाएंगे। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग परिस्थितियां पढ़कर जाते हैं और उनसे परीक्षा में पृष्ठभूमि पूछ देता है तो वो समझते हैं कि हमने तो इस प्रश्न के उत्तर को तैयार किया ही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में वो उस प्रश्न को छोड़ कर आ जाते हैं। तो उस वीडियो में बड़े ही डिटेल के साथ में विस्तार पूर्वक मैंने बताया हुआ है कि पृष्ठभूमि और परिस्थितियां या फिर परिवेश, वातावरण, ये सब में जो थोड़ा बहुत अंतर है। वैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे से कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, और इसमें जो थोड़ा बहुत भी अंतर है उसको भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आदिकाल की पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, अगर आपके परीक्षा में आदिकाल की पृष्ठभूमि पूछे या फिर परिस्थितियां पूछे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियां, ये दोनों का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं, ये नोट्स को आप अगर आपसे आदिकाल की पृष्ठभूमि पूछे वहां भी आप छाप कर आ सकते हैं, और अगर आपको आदिकाल की परिस्थितियां भी पूछे तो आप वहां पर लिख कर आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। उससे पहले, आज के विषय को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ कि इन दिनों मैं थोड़ा कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए नहीं रख पा रहा हूँ। आपको पता ही है, त्योहारों का सीज़न है, तो मैं त्यौहार में थोड़ा सा व्यस्त हो गया था। मैं कोशिश करूँगा कि अब से कंसिस्टेंसी जो है वो बनाए रखूँ, लेकिन फिर दीपावली का त्यौहार भी आ रहा है, तो थोड़ा बहुत इसमें अंतराल वीडियो में अवश्य आ सकता है। लेकिन मेरे चैनल के साथ अवश्य बने रहिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके विषय पर वीडियो बनाकर ज़रूर अपलोड करता हूं, और साथ ही साथ आपको बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूं। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिखिए कि कोई भी साहित्यिक रचना जो है वो शून्य में निर्मित नहीं होती। कोई भी साहित्यिक रचना के पीछे तत्कालीन परिवेशगत घटनाएं, परिस्थितियां रहती हैं। प्रत्येक युग का साहित्य उस समय के समाज, राजनीति, संस्कृति, साहित्य, धर्म और अर्थव्यवस्था से प्रभावित रहती है, और यही परिस्थितियां उस काल की, उस साहित्य की, उस युग की पृष्ठभूमि कहलाती है, जो उस युग और उस काल के रचनाओं का आधार बनती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल जो है उस युग को, उस काल को कहा गया जहाँ से हिंदी का प्रारंभ जो है वो मानी गई। आदिकाल के नामकरण एवं समय सीमांकन को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद रहा है। किसी विद्वान ने आदिकाल के नामकरण को कुछ और बताया और समय सीमांकन को भी कुछ और बताया। इसका बहुत ही विस्तार से मैंने चर्चा जो है वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में की है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो उस समय के रचनाओं को ध्यान में रखकर, ठीक है, उस समय के रचनाओं को ध्यान में रखकर इस काल का नामकरण जो है वो वीर गाथा काल के रूप में करते हैं, और समय सीमांकन बताते हैं संवत 1050 से लेकर 1375 तक। ठीक है, संवत 1050 से लेकर 1375 तक। वही बहुत सारे अधिकतर विद्वानों ने आदिकाल नाम को मान्यता दी, और ये आदिकाल नाम का श्रेय जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है।
और ज़्यादातर अधिकतर विद्वानों ने आदिकाल नाम को ही स्वीकार किया है। और अधिकतर विद्वान जो है वो आदिकाल का प्रारंभ जो है वो 7वीं और 8वीं शताब्दी से मानते हैं। अब प्रस्तावना में इतना लिखने के बाद अंतिम लाइन जो है आप लिखिए कि अब आगे आदिकाल की पृष्ठभूमि ऑब्लिक देकर आप लिखिए परिस्थितियाँ। अगर आपसे पृष्ठभूमि पूछे तो आप पृष्ठभूमि ही लिखकर चलिएगा, परिस्थितियाँ मत लिखिएगा। और अगर आपसे परिस्थितियाँ पूछे तो पृष्ठभूमि को छोड़ दीजिए, आप केवल परिस्थितियाँ ही लिख कर जाइए। जैसा आपसे प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से आप उस उत्तर को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये मैं दोनों ही प्रश्न के लिए बना रहा हूँ और दोनों ये आपस में रिलेटेड भी है। आप उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आपसे पूछा जाए आप उसी को लिख कर लिखिएगी। अब आगे आदिकाल की पृष्ठभूमि अथवा या फिर एवं परिस्थितियाँ विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। इस तरह के प्रश्न में आपके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि इस तरह के प्रश्न में काव्यगत विशेषताएं जो आप लिखते हैं उसकी तरह यहाँ पर उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन मैंने भी अपने समय में नहीं दिया और अधिकतर लोग देते नहीं हैं, तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण नहीं दूंगा, तो आपको ये याद करने में आसानी रहेगी। हम लोगों को कम से कम 5-6 बिंदु पर चर्चा करना है। राजनीतिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ, सामाजिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ, या फिर उसके बाद धार्मिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ, आर्थिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ और साहित्यिक पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ। तो इन 6 बिंदुओं पर हम लोगों को चर्चा करना है। तो सबसे पहले लिखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि ऑब्लिक परिस्थितियाँ। फिर वही बात कि आपसे जो पूछे आप उसी को लिखिए, ये दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस पे लिखिए कि आदिकाल का प्रारंभ जो है वो वर्धन साम्राज्य के पतन से ही मानी जाती है। वर्धन साम्राज्य के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन के समय से ही उत्तर भारत पर यवन आक्रमण की आंधी जो है वो शुरू हो गई थी। ये समय थी लगभग 633-634 ईस्वी की, और ये जो यवन आक्रमण की आंधी जो शुरू हो गई थी उस आंधी को हर्षवर्धन जो है वो रोक नहीं पाए। और हर्षवर्धन ने पूरे भारत को संगठित कर रखा था, परंतु उनके मृत्यु के बाद में भारत जो है वो खंड में विभक्त होने लगा, मतलब कि टुकड़ों में बंटने लगा। लगातार युद्धों की ज्वाला जो है वो उमड़ पड़ी और ये जो छोटे छोटे राज्य बन गए थे वो छोटे छोटे राज्य जो है वो आपस में लड़ने लगे। पूरा युद्धों का माहौल जो है वो छा गया और धीरे धीरे करके भारत हिंदू सत्ता से इस्लाम सत्ता में बदलने लगी। यवन आक्रमण का विशेष प्रभाव जो है वो मध्य प्रदेश पे पड़ा और मध्य प्रदेश वही प्रदेश था जहाँ पर हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो है वो हो रहा था और जिसका सीधा सीधा प्रभाव जो है हिंदी के विकास में भी पड़ता है। तो अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि इस काल का वातावरण, इस काल का परिवेश जो है वो युद्धों का परिवेश था और जिसका सीधा प्रभाव जो है तत्कालीन रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। एक तो विदेशी आक्रांताओं का अत्याचार सहना पड़ रहा था भारत के जनताओं को, वहीं दूसरी ओर देसी राजा जो देश के ही राजा थे उनके अत्याचारों से भी जनता को गुजरना पड़ रहा था। जनता पर वे खुद भी अत्याचार जो है वो कर रहे थे और जिस तरह से राजाएं आपस में लड़ने लगे तो लड़ाई में कौन जाता है, आम जनता को ही सैनिक बनाकर भेजा जाता है। तो इसका प्रत्यक्ष रूप से जो पीड़ा जो है वो जनता को उठानी पड़ रही थी। एक तो उनको युद्धों में झोंका जाता और अगर युद्धों में झोंका भी गया और युद्ध में जाकर मान लीजिए कि मुझे एक सैनिक बनाकर युद्ध में भेजा गया और मैं युद्ध में लड़ते लड़ते मर गया, अब मेरे मरने के पश्चात मेरी पत्नी को सती भी बना दिया जाता। तो हर तरह से मतलब कि जनता पर अत्याचार ही हो रही थी। एक तो मेरे परिवार को आर्थिक समस्या भी आ जाएगी, दूसरा कि मेरे ही पत्नी को मेरे चिता पर सती बना दिया जाएगा। तो इस तरह के तमाम तरह का विडंबना जो है वो आदिकाल में थी। पृथ्वीराज चौहान हो गए, जयचंद हो गए, इनकी कथाएं, इनकी युद्ध जो है वो रचनाकारों का विषय बन गया। इस युग में जो रचनाकार होते थे
वे खुद भी एक योद्धा हुआ करते थे। जैसे आप जानते हैं चंद्रबरदाई जो थे वे एक कवि होने के साथ साथ वो एक योद्धा भी थे। वे भी अंतिम तक लड़े और पृथ्वीराज चौहान के साथ वे भी मारे गए। तो इस युग के जो कवि हुआ करते थे, एक तो वो दरबारी कवि हुआ करते थे और साथ ही साथ योद्धा होते थे। समय आने पर वे तलवार भी उठा लिया करते थे। तो इस तरह के तमाम परिवेश को देखकर, उस काल में रची गई रचनाओं को देखकर, वहाँ पर युद्धों का वर्णन देखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसको ध्यान में रखते हुए इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा। हालांकि पश्चात इस नाम को नकारा गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस नाम को नकारा और उन्होंने आदिकाल नाम दिया और आज हम लोग आदिकाल के नाम से ही पढ़ते हैं। लेकिन उस समय में ये हम इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते कि उस काल में अधिकतर रचनाएं जो है वो वीर रस पर आधारित थी। वीर रचनाएं जो है वो लिखी जाती थी जिसमें युद्धों का सजीव वर्णन हुआ करता था। तो अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि इस काल की राजनीतिक इस परिस्थिति जो है, राजनीतिक पृष्ठभूमि जो है वो युद्धों का था, गृह कला का था, मतलब कि आपसी लड़ाई का था। समाज में अराजकता फैली हुई थी, आक्रमण हो रहे थे, एक दूसरे पर आक्रमण किया जा रहा था, लगातार युद्ध हो रही थी। तो इस समय का राजनीतिक परिस्थिति कुछ इस प्रकार थी। इस बिंदु पर अगर आप इतना लिखेंगे तो पर्याप्त है। अब अगली बिंदु की चर्चा करते हैं और वो है धार्मिक पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियाँ। इस काल में वीर रचनाओं के साथ साथ, ठीक है, वीर रचनाएं तो लिखी जा ही रही थी, उसके साथ साथ धर्म, नीति, संस्कृति आदि पर भी तमाम प्रकार की रचनाएं जो है वो लिखी जा रही थी। कहने का तात्पर्य कि धर्म, नीति और श्रृंगार और संस्कृति पर भी बहुत सारी रचनाएं जो है वो उपलब्ध है। इस समय भारत जो है वो पूर्णतः हिंदू राष्ट्र था, मतलब वहाँ पर हिंदुओं का परिवेश, हिंदुओं का वातावरण था। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों ने आक्रमण किया और वे भारत पर आते गए, धीरे धीरे भारत का परिवेश जो है वो हिंदू भी रहा और साथ ही साथ इस्लाम में भी परिवर्तित होने लगा। 6वीं शताब्दी तक देश में धार्मिक वातावरण था, विभिन्न संप्रदाय में परस्पर मेलजोल था, परंतु 7वीं शताब्दी से धार्मिक परिवेश में, धार्मिक वातावरण में उथल पुथल मचने लगी। तो इसके पीछे का मुख्य कारण ये भी है कि लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास आलमबार और न्यायम्बार, ठीक है, तो ये दक्षिण भारत से अपने साथ धार्मिक आंदोलन लेकर आए। जो आलमबार हुआ करते थे वो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, विष्णु भगवान पर आस्था रखते थे, और ये जो न्यायम्बार हुआ करते थे वो लोग शिव भगवान की उपासना करते थे, शिव संप्रदाय से थे। तो ये लोग अपने साथ धार्मिक आंदोलन लेकर उत्तर भारत में आए, दक्षिण भारत से, ठीक है, उत्तर भारत की ओर आ गए। एक और तो जहाँ भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बंटकर आपस में लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर विभिन्न संप्रदाय हमारे सामने आने लगे, विभिन्न धर्मों को मानने वाले, यहाँ तक कि हिंदुओं में भी विभिन्न संप्रदाय जो है वो निकलकर सामने आने लगी, जैसे बौद्ध, जैन, सिद्ध, नाथ, शैव, वैष्णव इत्यादि। तो इस तरह से विभिन्न संप्रदाय और विभिन्न मत जो है वो सामने आने लगी। तो जनता भ्रम में पड़ गए कि इनमें से उचित मार्ग जो है वो कौन सा है, किस मार्ग पर जाए, ठीक है, कि सही मार्ग जो है वो कौन सा है। तो जनता दुविधा में पड़ गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर अपने ही देश के अंदर में अशांति फैल गई। सभी संप्रदाय के लोग अपने ही संप्रदाय को सर्वश्रेष्ठ बताने में लग गए और अपने ही संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने में लग गए। संप्रदाय के मार्गदर्शक कराने वाले, वैसे संप्रदाय में कोई कमी नहीं थी, परंतु शायद संप्रदाय के मार्गदर्शक जो हुआ करते थे, जो उस संप्रदाय का मार्गदर्शन कर रहे थे, वो ईमानदार नहीं थे। वहाँ धर्म के नाम पर विभिन्न प्रकार के आडंबर, विभिन्न प्रकार के रूढ़िवाद, योग, जादू टोना, कर्मकांड, यौगिक चमत्कार इत्यादि का प्रचार प्रसार होने लगा। फलस्वरूप ये हुआ कि जो इस्लाम धर्म जो था, ठीक है, मुसलमानों ने एक तो आक्रमण कर लिया और उनका धर्म का प्रचार प्रसार भी होने लगा, और जिससे यहाँ का वातावरण जो है, परिवेश जो है, उसमें और ज़्यादा खलबली जो है वो मच गई। उस समय
बहुत सारे संप्रदाय ऐसे भी थे जो लोगों को सही मार्ग दिखा रहे थे। योग जो मार्ग था, ये योग मार्ग जो है बहुत ज़्यादा विख्यात होने लगा। पश्चात आप जानेंगे ये एक दूसरे से कोरिलेटेड। जब हम लोग भक्ति काल पढ़ते हैं, आदिकाल में योग मार्ग पर लोग ज़्यादा विश्वास करने लगे और सभी योग मार्ग को अपनाने लगे, और बाद में जाकर इसीलिए भारत में भक्ति आंदोलन कहीं ना कहीं शुरू होती है, जिसमें हम लोग कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास इत्यादि को पढ़ते हैं। तो जब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खैर, बहरहाल धार्मिक पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियाँ में आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के, फिर चाहे वो बीए के हो, एमए के हो या फिर कोई भी उसके हो, उसका सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आपसे इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में, तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको पूर्ण अंक जो है वो अवश्य दिया जाएगा। अब अगला बिंदु लिखिए। अगला बिंदु है सामाजिक पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति और धर्म का प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभाव जो है वो समाज पर अवश्य ही पड़ती है। इस युग के जो जनता थे वो इस युग के राजनीति और धर्म दोनों से ही निराशित थे, दोनों से ही निराश थे। एक तो युद्ध के समय युद्ध में देश के जनता को झोंका जाता और जिससे उनको तमाम प्रकार की पीड़ाओं से गुजरना पड़ता। वहीं धर्म की बात करें तो अनेक प्रकार के धर्म संप्रदाय जो है वो लोगों को भ्रमित करने का काम कर रही थी। समाज में रूढ़िवाद फैला हुआ था। जाति पाति के नाम में लोग जाति पाति के चक्की में पिस रहे थे। उच्च वर्ग के लोग भोग विलास में विलीन थे, व्यस्त थे। वहीं निम्न वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग जो है वो श्रम करने में व्यस्त थे। वे श्रम करते और उसका आनंद जो है वो उच्च वर्ग के लोग उठाया करते थे। और नारियों को केवल भोग्य विलास के नज़र से देखा जाता था, उनको केवल भोग विलास का सामान मात्र समझा जाता। वहीं पर पति मरने के बाद स्त्रियों को सती बनाया जाता। जौहर सिस्टम जो था, ठीक है, जौहर प्रथा जो थी, सती प्रथा जो थी और बाल विवाह जो था, इस तरह के तमाम प्रकार के प्रथाएं जो है वो चल रही थी। और निम्न वर्गीयों के लिए कोई भी शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि समाज में अराजकता और विभिन्न प्रकार की सांप्रदायिकता जो है वो फैली हुई थी। इस बिंदु पर इतना लिख देंगे तो पर्याप्त होगा। अब अगला बिंदु देखिए। अगला बिंदु है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियाँ। आदिकाल के समय भारत में मिश्रित सांस्कृतिक माहौल था। मिश्रित से तात्पर्य है कि एक तो हिंदू, दूसरा इस्लाम, दोनों प्रकार का सांस्कृतिक मिश्रण जो है वो हमें देखने को मिलता है। हर्षवर्धन के विशाल साम्राज्य ने हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार दिया, जिसमें छोटे मोटे भेदभाव जो है वो अस्त हो गए। संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य आदि कलाओं में जातीय गौरव की अभिव्यक्ति हुई और कई सारे मंदिरों का निर्माण भी हुआ। यहाँ तक कि जो मुस्लिम शासक थे वो भी भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठता को देखकर मुग्ध रह गए। मुस्लिम जो शासक थे वो मूर्ति पूजा पर आस्था विश्वास नहीं रखते थे, अतः इसका प्रभाव जो है वो भारत के मूर्ति कलाओं पर भी पड़ा। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि आदिकाल में भारतीय संस्कृति की निजी परंपरा तथा इस्लाम मिश्रण की एक ऐसी कहानी है जिसमें कलात्मक चेतना का मुक्त और जीवन स्वरूप जो है वो बहुत कम मिलता है। तो इस बिंदु पर आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अब पांचवी बिंदु पर बात करते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि या फिर आर्थिक परिस्थितियाँ। इस युग की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि प्रधान थी। कृषि प्रधान मतलब कि इस युग का अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत जो था वो कृषक थे, ठीक है, किसान थे। किसानों की ही पैदावार से राज्य की हर छोटी बड़ी कार्य को किया जाता था। मतलब कि इनकम सोर्स का मुख्य जरिया जो था वो खेतीबाड़ी ही थी। कर्मचारियों, सैनिक, सरदार, दरबार, ये जितने भी जो काम करने वाले वर्ग थे उनके लिए कोई वेतन की व्यवस्था नहीं थी। बस उनको
केवल जागीर ही दिया जाता था। समाज जो है वो दो वर्गों में बटा हुआ था, एक था उपभोक्ता वर्ग, दूसरे थे उत्पादक वर्ग। उत्पादक वर्ग मतलब जो श्रमिक वर्ग है, जो उत्पाद करते हैं, और उपभोक्ता जो उस उत्पादन वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। तो ये जो उत्पादक वर्ग थे वे अधिक पीड़ा में थे, उन पर अधिक अत्याचार हो रहा था, वे श्रम करते थे। लेकिन ये जो उपभोक्ता वर्ग, उपभोक्ता मतलब कस्टमर्स आप समझ लीजिए, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए कह दूँ, उत्पादक है वो दुकानदार है और जो उपभोक्ता है वो कस्टमर्स है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो उपभोक्ता वर्ग थे वो सुख का आनंद ले रहे थे, और जो उत्पादक वर्ग थे उन पर अत्याचार पीड़ा हो रहा था। वो उत्पाद तो करते थे परंतु उनको स्वयं भी खाने के लिए सफिशेंटली नहीं मिला करता था। इस युग के जो कवि या फिर रचनाकार हुआ करते थे वे स्वयं भी दरबारी कवि हुआ करते थे। वे अपने आश्रय दाताओं के अंदर रहते थे, और अपने आश्रय दाताओं को खुश करने के लिए, अपने राजाओं को खुश करने के लिए, या फिर स्वर्ण मुद्रा जो है वो हासिल करने के लिए वे अपने राजाओं के, अपने आश्रय दाताओं के बड़ा चौड़ा कर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया करते थे। जो उत्पादक जो उत्पादन करते थे उस उत्पादित वस्तु के लिए कोई भी बाजारीकरण की व्यवस्था नहीं था, मतलब कि उस उत्पादित वस्तु को कहीं लेकर बेचा जाए ऐसा कोई मार्केटिंग जगह जो थी वो नहीं थी। बस वे उत्पाद करते थे और वो सीधा आपके राजमहल में पहुंचा करता था। तो यहाँ पर आप इतना लिख दीजिए, पर्याप्त है। देखिए मैं जितना कम जरूर लिखा रहा हूँ लेकिन आपको मैं मेन चीज़ें लिखा रहा हूँ। ये जो मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ वो डॉक्टर नागेंद्र के पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के आधार पर वहाँ से रेफरेंस संदर्भ लेकर मैं आपको ये नोट्स जो है वो दे रहा हूँ, ठीक है। और भी एक दो पुस्तक से मैंने लिया है, तो उन सभी से पढ़कर मैंने मेन लाइन्स को उठाकर, मेन पंक्तियों को उठाकर यहाँ पर डाला है। तो ज़्यादा बात लिखने से भी आपको उतना ही अंक दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपका 15 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स का प्रश्न है, तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा भी लिखेंगे तो आपको वो एग्जामिनर 15 से ज़्यादा तो दे नहीं पाएगा, ठीक है। तो 15 मार्क्स के लिए आप इतना लिख देंगे तो पर्याप्त है। हम लोगों को मेन बातें लिखनी है, उतना ही लिखना है जितना में आपको मार्क्स मिल जाए, और मुख्य और मेन बातों को लिखना है। व्यर्थ की बातें लिखकर पेज भरे ही भर जाएगा, लेकिन आपको अंक जो है वो उतना ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर मैंने जो नोट्स आपको दिया है उसको भी अगर आप सुंदर से भी लिखेंगे तो 5 पृष्ठों का तो ये अवश्य ही होगा, और 15-20 मार्क्स के लिए इतना पर्याप्त है। अब अंतिम बिंदु की बात करते हैं। अंतिम है परंतु बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्यिक पृष्ठभूमि या फिर परिस्थितियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है, ठीक है, मतलब कि समाज का आईना होता है। अब तक हमने जितने भी बिंदु पर चर्चा की, जितनी भी परिस्थितियों पर चर्चा की, उसका सभी, फिर वो चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, उसका सीधा असर जो है और उसका चित्रण जो है वो तत्कालीन रचनाओं में आपको देखने को मिलेगा। उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी उसको हमें कैसे पता चला, तत्कालीन साहित्य को, तत्कालीन रचना को पढ़कर ही तो चला। उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सांस्कृतिक कैसी थी, उन सब का ज्ञान जो है, उन सब का नॉलेज हमें कहाँ से मिला, तत्कालीन रचनाओं को, तत्कालीन साहित्य को, तत्कालीन लिटरेचर को पढ़कर ही मिला। तो कहने का मतलब कि ये जो भी बिंदु हम लोगों ने पढ़ा उसका सीधा प्रभाव हमें उस समय के साहित्य में देखने को मिलेगा, और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप लिखिए कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इस काल में, आदिकाल में साहित्यिक रचनाएं की 3 धाराएं बह रही थी। एक संस्कृत साहित्य की रचनाएं रची जा रही थी, दूसरी प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाएं लिखी जा रही थी, और तीसरी हिंदी भाषा में लिखी जा रही थी कुछ रचनाएं, जो कुछ साहित्य जो है वो हिंदी भाषा में भी लिखी जा रही थी। इसलिए तो इसको हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग आदिकाल के नाम से पढ़ते हैं, क्योंकि आदिकाल से ही हिंदी का प्रारंभ जो है वो भी हो गया था। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर भी मैंने वीडियो बनाया है। आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। 9वीं और 10वीं शताब्दी में अनेक
आचार्य भी हमारे सामने आते हैं। जैसे हम लोग आचार्य आनंदवर्धन, कुंतक, मम्मट, जयदेव इत्यादि की बात करते हैं, जो काव्य शास्त्री भी हैं। काव्य शास्त्र में हम इन आचार्यों को पढ़ते हैं। तो इस तरह के तमाम आचार्य का आगमन भी जो है वो इस युग में 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में ही होता है, और उन्होंने संस्कृत को आधार बनाकर बहुत सारे ग्रंथ लिखे। कवियों की बात करें तो इस काल में हमें लगभग 5 वर्ग के कवि, 5 तरह के कवि हमें देखने को मिलते हैं। एक तो रासो कवि, सिंह कवि, नाथ कवि, जैन कवि, लौकिक कवि और कुछ अन्य कवि। कवियों की या फिर रचनाकारों की बात करें तो चंद्रवरदाई, नरपति नाल, जगनीक, शलिभद्रसूरि, देवसेन, हेमचंद्र, गोरखनाथ, जलंधरनाथ इत्यादि इस युग के प्रमुख कवि जो है वो हैं। इस युग के आचार्यों ने संस्कृत पुराणों को नए रूपों में प्रस्तुत किया है। उन लोगों ने प्राकृत अपभ्रंश के साथ साथ पुरानी हिंदी का भी प्रयोग किया है। सिद्धों ने अपने रचनाओं में अपभ्रंश के साथ साथ लोक भाषा हिंदी का प्रयोग किया है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि आदिकाल में जो अपभ्रंश जो है वो धर्म की भाषा बनी, और हिंदी जो है वो जनता की मानसिक स्थितियों और भावनाओं को प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा बनी। संस्कृत के रचनाकारों ने शास्त्र को अपना आधार बनाया। क्षमा चाहूँगा, लाइट चली गई, बस 2-3 लाइन ही बची थी, लाइट चली गई, तो ऐसे ही मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। अब कहाँ लाइट के लिए प्रतीक्षा करते रहें। प्राकृत और अपभ्रंश भाषा जो है वो धर्म के प्रचार प्रसार की भाषा बनी, लेकिन इस काल में हिंदी मात्र एक ऐसी भाषा बनी जो जनता की भाषा बनी। हिंदी भाषा में जो भी रचनाएं रची गई, उस रचनाओं में जनता के पीड़ाओं का उजागर हमें देखने को मिलता है। जनता के पीड़ाओं को उभारा गया। तत्कालीन जितनी भी परिस्थितियां थी, उस परिस्थितियों की चर्चा जो है वो हिंदी भाषा के रचनाओं में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर निष्कर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जिस तरह से लिखा है, इसको आप लिखेंगे तो ये ऑलरेडी 5 पृष्ठों का हो जाएगा। निष्कर्ष लिखेंगे तो ये नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैसे भी हमने संपूर्ण बातों की चर्चा संक्षिप्त रूप में कर ही लिया है, तो निष्कर्ष लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये जो आदिकाल की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ मैंने आपको समझाई बड़े ही संक्षिप्त तरीके से, बहुत ही ऑथेंटिक वे में, ये आपको समझ में आई होगी। और इस नोट्स को अगर आप लिखेंगे तो आपको आदिकाल की पृष्ठभूमि और परिस्थिति को लेकर अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं भी पड़ेगी। अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट लेकर मैं आपके समक्ष आते ही रहता हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना हो, कुछ सुझाव हो, अन्य टॉपिक पर डिमांड हो तो आप कमेंट करें। अपने दोस्तों को वीडियो शेयर भी अवश्य करिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि अगली बार मैं कोई भी रिलेटेड वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिले। दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।